नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल मिशन बीपीएससी में। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं मॉडर्न बिहार की जो भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे कुछ, साथ ही साथ टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं बिहार स्पेशल से, जो प्रीवियस ईयर में हमें देखने को मिलता है बीपीएससी के। किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, जब भी आप तैयारी के दिनों में रहें तो इन्हें बीच बीच में देखते रहें। इससे आपको यह आसानी होगी समझने में कि जो आप पढ़ रहे हैं क्या उससे प्रश्न आ रहे हैं तो या नहीं आ रहे हैं, और अगर आ रहे हैं तो वो किस तरह से पूछे जा रहे हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था। अकबर के द्वारा इन्हें निर्वासित किया गया था, कहाँ दफन है? तो यह नालंदा में दफन है। यह 65वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो अकबर, यह मिडिवल बिहार से क्वेश्चन है। बिहार के इतिहास से काफ़ी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे अधिक मॉडर्न बिहार से, फिर एंशिएंट और उसके बाद मिडिवल बिहार से। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था? मोक्ष जो प्राप्त हुआ है यह पावापुरी में, यह राजगीर के निकट स्थित है बिहार में। यह 63rd बीपीएससी प्रीलिम्स जो कि 2017 में हुआ उसमें पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, उस पत्रिका का नाम था हुंकार। यह प्रश्न पूछा गया है 63rd बीपीएससी प्रीलिम्स में। 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? इस पुस्तक को लिखने वाले लेखक हैं सखाराम गणेश देवस्कर। यह प्रश्न 65th बीपीएससी प्रीलिम्स 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर है मुरली मनोहर प्रसाद। यह 65th बीपीएससी 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। यह कहाँ हुआ, इसके बारे में देखते हैं। दूसरा प्रांतीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, दीप नारायण सिंह है, यह भागलपुर में हुआ था दूसरा अधिवेशन। सच्चिदानंद सिन्हा ने इनकी अध्यक्षता की थी। 9 से 10 अप्रैल 1909 को यह संपन्न हुआ था और इसमें प्रयत्न था श्री दीप नारायण सिंह का। यह प्रश्न 53rd to 55th बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। यह अधिवेशन 1921 ईस्वी में होता है। यह 53rd to 55th बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की गई। उसकी स्थापना की थी सचिंद्र नाथ सन्याल ने। यह 63rd बीपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। यह 65th बीपीएससी का पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर और श्री सिंह ने किया था। यह 63rd बीपीएससी प्रीलिम्स का पूछा गया प्रश्न है। परंतु किसान आंदोलन को निर्णायक मोड़ सहजानंद सरस्वती ने 4 मार्च 1928 को किसान सभा की औपचारिक ढंग से स्थापना करके किया था। इस प्रकार प्रश्न जो है बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में देखने को मिलता है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे कि आपको प्रश्न अवश्य ही देखने को मिलेगा, जैसे कि प्रमुख पत्रिकाएं हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार की क्या भूमिका रहती है। साथ ही साथ आप यह देख सकते हैं कि कोई भी कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है बिहार में,
इस तरह की जो चीज़ें हैं वह एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसे आप बहुत ही ध्यान से पढ़ें और बार बार रिवाइज़ करें, इससे चीज़ें आपको ज़रूर ही याद हो जाएंगी। आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब आज का टॉपिक है, आज हम आधुनिक बिहार का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम प्रारंभ करते हैं बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन। बिहार में बहुत से व्यापारी आए, तो कौन पहले आए, किन्होंने क्या कार्य किए, उसके बारे में हम देखते हैं। बिहार मुगल साम्राज्य के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण सूबा था। जैसा कि आपको पिछले क्लासों में बताया गया था, बिहार भी मुगल साम्राज्य के सूबों में से एक था। यहाँ से सोरा का व्यापार होता था। सोरा के व्यापार के लिए बिहार प्रसिद्ध था। यह भी प्रीवियस ईयर में देखने को मिला है क्वेश्चन। फलतः पटना जो है मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर एवं उत्तर भारत का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। पटना जो है गंगा नदी के किनारे बसी हुई है, तो आप यहाँ पर जल मार्ग से भी सामान का आदान प्रदान किया जा सकता था आसानी से। इस वजह से यहाँ पे व्यापार करना सुविधाजनक था। यूरोपीय व्यापारियों में पुर्तगाली, डच जो हॉलैंड के या नीदरलैंड के लोग हैं उन्हें डच कहा जाता है, डेनमार्क के लोगों को, और अंत में ब्रिटिश व्यापारी आए थे। तो सबसे पहले बिहार में भी पुर्तगाली आए थे। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए। इनका व्यापारिक केंद्र जो है यह बंगाल में हुगली था। देखिए, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में क्षेत्र जो है, जो बंटवारा है राज्यों का, सीमाओं का, वो बदलता गया है। तो यह हम जब बात कर रहे हैं बिहार की, तो इस समय बिहार, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यहाँ तक कि जो बांग्लादेश है, यह सभी एक थे, यह सभी बंगाल के अंतर्गत आते थे। तो बंटवारा जो है वह आज की तरह नहीं है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखेंगे आप, फिर आपको चीज़ें समझ में आएगी। बंगाल में जो हुगली है, यहाँ से वह नाव द्वारा पटना तक आते थे। वह अपने साथ मसाले, चीनी मिट्टी के बर्तन आदि लाते थे और वापसी में सूती व अन्य वस्त्र ले जाते थे। यह अपने साथ मसाले लाएं, चीनी मिट्टी। तो व्यापार में क्या करते हैं, एक वस्तु का आदान प्रदान दूसरे स्थान पे करते हैं। जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है वह उस जगह पे पहुँचाते हैं और इससे वह पर्याप्त लाभ कमाते हैं। वर्तमान में जो पटना कॉलेज है, इसकी उत्तरी इमारत में 1632 में डच फैक्ट्री की इमारत हुआ करती थी। तो जो पटना कॉलेज है यही थी प्राचीन आधुनिक बिहार में, सॉरी प्राचीन नहीं, आधुनिक बिहार में डच की फैक्ट्री हुआ करती थी और 1632 में इन्होंने इस फैक्ट्री की स्थापना की थी। डचों की अभिरुचि सूती वस्त्र, अनाज और सोने की प्राप्ति में थी। सोना के लिए पटना जो है महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। ब्रिटिश व्यापारियों द्वारा 1620 में पटना के आलमगंज में व्यापारिक केंद्र खोला गया। उस समय बिहार का सूबेदार मुबारक खान था। बिहार में अलग अलग समय पे अलग अलग सूबेदार को नियुक्त किया जाता था। अंग्रेजों के रहने के लिए व्यवस्था की, लेकिन फैक्ट्री 1621 में बंद हो गई। आज की फैक्ट्री और जो उस समय की फैक्ट्री थी उसमें फ़र्क था, लेकिन मुख्य उद्देश्य फैक्ट्री का कुछ निर्माण करना या फिर भंडारण करना इन्हीं संबंधों से संबंधित था। तो उस समय पे जो फैक्ट्रियाँ थी वो मैन्युफैक्चरिंग का काम ना करके पहले वह भंडारण का कार्य करती थी। बने हुए चीज़ों को भारत से ही कलेक्ट करती थी और वहाँ पे रखती थी। फिर धीरे धीरे इसका स्वरूप बदलता चला गया। एक अंग्रेज यात्री हैं जिनका नाम है पीटर मुंडी। यह पटना आते हैं और व्यापारिक लाभ का पता लगाते हैं और इसके बाद उन्हें तुरंत तो सफलता नहीं मिलती है, किंतु कुछ समय पश्चात उन्हें 1651 में सफलता मिल जाती है और वो फैक्ट्री लगाते हैं। जो अंग्रेजों की फैक्ट्री है यह गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस में परिवर्तित हो चुकी है। तो जो उनकी फैक्ट्री थी उस समय पे कहाँ लगी थी, गुलजार बाग प्रिंटिंग प्रेस जो है उस समय पहले के समय में अंग्रेजों की वह फैक्ट्री हुआ करती थी। जॉब चार्नॉक, इनके बारे में जानते हैं, यह एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। जॉब चार्नॉक को 1664 में पटना फैक्ट्री का प्रधान बनाया गया तथा वह इस पद पर 1680 से 81 तक रहे। सर जॉन मार्शल जो हैं यह जॉब चार्नॉक के अधीन कार्य करते हैं
तो जॉन मार्शल जॉब चार्नक के अधीन कार्य करते हैं। बिहार के एक सूबेदार हैं शाइस्ता खान थे। इन्होंने 1680 में अंग्रेजों की कंपनी के व्यापार पर 3.5% कर लगा दिया था। इस कर से नाराज हो जाते हैं जॉब चार्नक और उसके बाद वो क्या करते हैं, 1686 ईस्वी में हुगली शहर को लूट लेते हैं। कर लगाने से यह नाराज हो जाते हैं और ये हुगली जो शहर है, हुगली नदी के पास ही है जो शहर है, उसी को यह लूट लेते हैं। परिणाम स्वरूप शाइस्ता खान ने बंगाल एवं बिहार में अंग्रेजों को समस्त संपत्ति जब्त करने का आदेश दे दिया। यह दिखा रहा है किस तरह से अंग्रेजों के बीच में और अपने जो शासक हैं, अपने भारत देश के सूबेदार हैं, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, विवाद शुरुआत हो जाती है इसी समय से। किंतु और अंग्रेजों की जो नीति थी यह बहुत ही स्पष्ट नहीं थी। प्रारंभ में वह व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे और धीरे धीरे वह राजनीतिक सत्ता पे अपना नियंत्रण हासिल करने लग गए। मतलब धीरे धीरे समय के साथ मुग़लों में जो कि मुग़ल शासन एक तरह से मजबूत स्तंभ था, वह कमज़ोर पड़ने लग गया। लोग आपसी विद्रोह होने लग गए। एक छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य होने लग गए एक देश में, और उनके आपसी जो कि अपने ही परिवारवाद में समस्याएं आने की वजह से मुग़ल शासन जिस तरह से प्राचीन समय में बहुत ही मजबूत हुआ करती थी, जैसे कि अकबर थे, सुदृढ़ किया इन्होंने। तो शाहजहाँ के बाद ऐसा देखने को मिलता है कि धीरे धीरे वह कमज़ोर पड़ने लगता है। और यह इस समय की बात है जब बहुत सारे छोटे छोटे भारत में स्वतंत्र शासक घोषित करने लगते हैं। इसी का फ़ायदा उठाते हैं अंग्रेज और यहाँ पे व्यापार के बाद, राजनीतिक हस्तक्षेप के बाद यहाँ पे शासन करने लगते हैं। डेन व्यापारियों ने नेपाली कोठी, जो कि वर्तमान में पटना सिटी में है, यहाँ पे व्यापारी कोठी खोलते हैं। तो डेन लोगों ने नेपाली कोठी, जो नाम है नेपाली कोठी, से आप कंफ्यूज नहीं करेंगे ये कहाँ है, तो यह पटना सिटी में है। यूरोपीय व्यापारियों की गतिविधियों के द्वारा बिहार का व्यापार पश्चिम एशिया, मध्य एशिया के देशों, अफ्रीका के तटवर्ती देशों और यूरोपीय देशों के साथ बढ़ता रहा। यूरोप के जितने भी देश हैं, इनके विकास का एक प्रमुख कारण है कि यह व्यापार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और साथ ही साथ व्यापार के साथ यह साम्राज्य विस्तार भी करते गए। बिहार में अंग्रेजों का प्रभुत्व किस प्रकार होता है, इसे देखते हैं हम। पलासी का युद्ध, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। 23 जून 1757 को होता है। इसके पश्चात लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब नियुक्त किया और उसके साथ वह पटना आया। तो पलासी के युद्ध में ऐसा माना जाता है कि यह धोखे से जीता गया युद्ध था, तो इसे हम वास्तविक जीत नहीं कह सकते अंग्रेजों को। लेकिन इसके बाद जो युद्ध होता है वह बक्सर का युद्ध होता है, उसे माना जा सकता है। लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफर के पुत्र मीरन को बिहार का उप नवाब नियुक्त किया। देख सकते हैं अब बिहार में नवाब नियुक्त करना, शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप में अंग्रेज आ चुके हैं। तो लॉर्ड क्लाइव नियुक्त करता है बिहार में या भारत की सत्ता में। ब्रिटिशर्स कौन होते हैं नियुक्त करने वाले? यह तो एक व्यापारी थे। तो इसका मतलब है कि राजनीतिक हस्तक्षेप प्रारंभ हो चुका है, लेकिन वह नाम मात्र का प्रशासक था। वास्तविक सत्ता बिहार के नायब नाजिम राजा राम नारायण के हाथों में थी। तो लॉर्ड क्लाइव के टाइम पे वास्तविक सत्ता राजा राम नारायण के हाथों में थी। मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के पश्चात अब जो मुगल के सक्सेसर, मतलब जो भी मुगल शासक हैं, वो सभी क्या हैं, वह ताकतवर नहीं है। यह काफ़ी कमज़ोर शासक हैं जो शासन व्यवस्था संचालन करने में अपने पुराने शासकों के इतना योग्य नहीं है। मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय की जब मृत्यु होती है तो अली गौहर ये नाम याद रखें आप, यह दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार करते हैं।
मीर जाफर बंगाल के नवाब पद से 1760 में हट गया और उसके स्थान पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। अब जो है शासन व्यवस्था कौन बनेगा नहीं बनेगा, यह दूसरे के द्वारा कंट्रोल हो रहा था, अंग्रेजों के हस्तक्षेप से हो रहा था। और इसी हस्तक्षेप से मुक्त होने के लिए नवाब जो हैं मीर कासिम जो हैं, इन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित किया था। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर किसने स्थापित की थी? तो मीर कासिम ने किया था यह काम, अपनी राजधानी का स्थानांतरण। अंग्रेजों की सेना के साथ मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और भगोड़े मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सहयोगी सेना की मुठभेड़ 1764 में बक्सर में हुई। देखिए, इन्हें भगोड़े मतलब मुगल बादशाह कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाई और भाग खड़े हुए, इसलिए इन्हें मुगल बादशाह को भगोड़े भी कहा जाता है। इन लोगों की संयुक्त सेना ने मिलकर युद्ध किया था अंग्रेजों से। मीर कासिम की जो अवध के नवाब शुजा-उद-दौला हैं उन्होंने और मुगल बादशाह ने। इसके बावजूद जो युद्ध होता है उसमें अंग्रेज विजयी हो जाते हैं, इसीलिए बक्सर की जीत को वास्तविक जीत भी कहा जाता है। यह युद्ध 1764 में होता है, इसे आप याद रखें, यह एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1764 में सर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजों की सेना ने तीनों शासकों की संयुक्त सेना को पराजित किया। इस युद्ध ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का निर्विवाद शासक बना दिया। अब इस युद्ध के बाद इन क्षेत्रों के शासक बिना किसी विवाद के अंग्रेज बन चुके थे। देखिए, बक्सर का जब युद्ध होता है इसके बाद काफ़ी बदलाव आते हैं। इन बदलावों को देखते हैं और क्या शासन व्यवस्था में परिवर्तन होता है इसे देखते हैं। बक्सर के युद्ध के बाद क्या क्या होता है। शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्रों में दीवानी लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया। देखिए, ब्रिटेन ने कोई डायरेक्ट हमला नहीं किया था भारत पर, जिससे कि कंप्लीट सत्ता का ट्रांसफ़र हो जाए उनके हाथों में। एक कंपनी थी, यह कोई देश नहीं था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी थी जो व्यापार की दृष्टि से आई थी। इनके हस्तक्षेप के बाद शासन व्यवस्था बदलने लगी, तो लोगों के लिए बादशाह के तर्ज पे आज भी यही जाने जाते थे जो कि मुगल बादशाह हैं। तो पूरी तरह से इन्होंने उन्हें हटाया नहीं, क्योंकि विद्रोह होने की संभावना बढ़ जाती। इन्होंने धीरे धीरे शासन व्यवस्था को अपने हाथों में लिया। तो अभी भी बादशाह वही हैं, पर क्या हैं, वह बादशाह की ताकत नहीं है। शाह आलम द्वितीय इन्होंने कंपनी को अधिकार दे दिया, मजबूरी बस ही कंपनी को लगान वसूली का विधिवत अधिकार प्राप्त हो गया। राजस्व संग्रह कहाँ से होता था? राजा की आय का सर्वाधिक जो स्रोत है महत्वपूर्ण, वह है राजस्व संग्रह। इसी से क्या होता है, राजकाज, देखभाल जो भी है सभी कार्य इसी से होते, इसी वजह से यह महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर एक बदलाव करते हैं ये लोग, प्रांतपति की नियुक्ति करते हैं। किसकी अनुशंसा पे? यह कंपनी करती थी। अब यहाँ के शासक नहीं कर रहे हैं, कंपनी करती थी, और उसे हटाने का कार्य भी उनके मर्जी के बिना आप नहीं कर सकते थे। तो बिहार के सामान्य प्रशासन जो है इस पे भी इनका नियंत्रण स्थापित, न सिर्फ टैक्स वगैरह पे, कर पे, बल्कि बाकी जो प्रशासन के हैं उन्हें भी करने में इनके हस्तक्षेप देखने को मिल रहा है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से विचार विमर्श या पत्रों के द्वारा होता था, सामने से नहीं, और उस समय इंटरनेट वगैरह भी नहीं था, तो यही था माध्यम। लॉर्ड क्लाइव ने 1765 में बंगाल एवं बिहार के क्षेत्र में द्वैध शासन लागू किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, द्वैध शासन बंगाल एवं बिहार में कौन लागू करते हैं? लॉर्ड क्लाइव। कब की बात है? 1765 में। तो 1765 में लॉर्ड क्लाइव ने बिहार और बंगाल में द्वैध शासन लागू किया। राजा राम नारायण और राजा सिताब राय बिहार के महत्वपूर्ण उपप्रांतपतियों में से एक है। इन दो नामों को याद रखें, राजा सिताब राय, राजा राम नारायण, ये सब क्या है? बिहार के उपप्रांतपति रहते हैं।
हुशपुर राज या फिर हथवा हथवा जिस जगह को कहते हैं, यहाँ के एक जमींदार हैं, इन्होंने भी विद्रोह किया था। इनका नाम है फतेह सिंह। कंपनी को दीवानी प्राप्त किए जाने को मान्यता देने से इनकार कर दिया। इन्हें भी यह बात पसंद नहीं आई और 1767 में विद्रोह कर दिया। तो इसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि फतेह सिंह कहाँ से संबंधित है, हथवा से। इन्होंने कब विद्रोह किया था? 1767 में। और सैनिक दबाव के कारण फतेह सिंह भगजोगनी के जंगलों में भाग गए और कंपनी के विरुद्ध आवाज उठाते रहे। तो कंपनी के विरुद्ध आवाज उठाने वालों व्यक्ति में से एक फतेह सिंह भी शामिल हैं। बिहार में 1770 में भीषण अकाल पड़ता है। पहले के समय में अकाल पड़ते रहते थे, अगर फसल खराब हो जाती थी तो जिस तरह से आज है इम्पोर्ट पॉसिबल है, एक्सपोर्ट, उस तरह से उस समय पे व्यवस्थाएं नहीं थी। साथ ही साथ शासन व्यवस्था जो संचालित कर रहे थे वह भी इन कार्यों में सक्षम नहीं थे कि इन समस्याओं से निपट सके। तो अकाल पड़ता है बिहार में, और ये कोई साधारण नहीं, भीषण अकाल पड़ता है। ये बहुत ही भयानक हुआ करता है, लोग भूख से मर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कितना दर्दनाक होगा, जिसमें कि पटना, भागलपुर और दरभंगा, इन जिलों में अकाल का प्रकोप सबसे अधिक रहता है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी देखने को मिला है बिहार के प्रीलिम्स में प्रीवियस ईयर में, तो इसे आप जरूर याद रखेंगे। लगान परिषद का अध्यक्ष बनाया जाता है जेम्स अलेक्जेंडर को, और 2 अन्य सदस्य भी थे इसके, रॉबर्ट पाल्क एवं जॉर्ज वेंसीटार्ड। अकाल जब पड़ रहा है, लोगों के पास फसल नहीं उग रहे हैं, तो वह कर कहाँ से देंगे? कर देने के लिए इनकम भी तो होना चाहिए। इसी मुद्दा से संबंधित के लिए यहाँ पे बात विवाद चलती है। तो ये 3 लोग जो हैं लगान परिषद के अध्यक्ष के अलावा भी जेम्स अलेक्जेंडर के अलावा 2 अन्य सदस्य रहते हैं। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज के वीडियो में इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं गांधी जी का क्या रहता है रोल चंपारण में, बाकी आगे देखते हैं। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।